If the length and width of a rectangular garden plot were each increased by 20%, what would be the percent increase in the area of the plot? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। अब हर साइड 20% बढ़ गई, यानी कि उसकी विड्थ जो है वो 1.2 हो गई, 120% हो गई 20% बढ़ने से, और 120% इक्वल होता है 1.2 के। तो दूसरी साइड भी 20% बढ़ रही है, इसका मतलब है वो भी 1.2 हो गई। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.44, यानी कि अब नई जो विड्थ है वो 144% हो गई। ओरिजिनली वो 100% थी, इसलिए इसमें 44% का इजाफा हुआ है। देखें, ये हमने लिया कि एरिया जो है उसका था 100% और हर साइड 100% थी, हमने उसे 20% इंक्रीज किया, तो हमारे पास नया एरिया आ गया 144%, 1.44, जो कि 144% होता है। तो इसमें ओरिजिनली उसकी जो अपना एरिया था उसका ओरिजिनली वो था 100%, तो इसमें इजाफा कितना हुआ? इसमें इजाफा हुआ 44% का। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो भी यही है, व्हाट वुड बी दी परसेंट इंक्रीज, तो इसमें 44% की इंक्रीज है, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Machine A produces bolts at a uniform rate of 120 every 40 seconds, and the machine B produces a bolt at rate of 100 every 20 seconds. If the two machines run simultaneously, how many seconds will it take for them to produce a total of 200 bolts? मशीन ए, ये मशीन ए है, ये बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, बोल्ट प्रोड्यूस करती है 120 और टाइम ये ले रही है सेकंड 40। अब इसका रेट क्या हुआ? इसका रेट हुआ 120, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये वर्क की इक्वेशन है। प्रोडक्शन के लिए रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस है 120 इन 40 सेकेंड, तो रेट किसके इक्वल आ गया? रेट इक्वल होगा यूनिट ओवर टाइम। तो यूनिट है 120 ओवर टाइम 40। इसका मतलब है ये मशीन ए 3 बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है पर सेकेंड, 3 बोल्ट पर सेकेंड। अब मशीन बी को देखें, तो मशीन बी 100 बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है एवरी 20 सेकेंड। इसका रेट कितना हुआ? इसका रेट हुआ 5। अब ये दोनों मशीनें अलग अलग काम कर रही हैं, तो ये 1 सेकंड में 3 प्रोड्यूस करती है और ये मशीन 1 सेकंड में 5 वोल्ट प्रोड्यूस करती है। तो दोनों अगर काम करेंगी मुसलसल, तो 1 सेकंड में ये 8 यूनिट प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि दोनों को ऐड कर लिया गया। अब दोनों की मुश्तरका प्रोडक्शन है 8 यूनिट पर सेकंड और हमें 200 वोल्ट प्रोड्यूस करने हैं और टाइम बताना है। तो टाइम की इक्वेशन यहाँ से क्या निकलेगी? टाइम इज इक्वल टू यूनिट ओवर रेट। यूनिट डिजायर है 200 और रेट है 800। यूनिट है 200 और रेट है 8। तो जब अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इफ 4 माइनस एक्स over 2 plus x is equal to x, what is the value of this expression? 4 minus x over 2 plus x is equal to x. इसको मल्टीप्लाई करें इस साइड पर ले जाकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करें, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ये इधर ले चलें, पहले इसे एज इट इज लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स, मैंने सिर्फ साइड चेंज की हैं। अब ये एक्स इधर आके प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये 4 आकर इधर माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे से पूछा गया था कि ये किसके इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
Rihanna earns 8.5 per hour on days other than Sunday. Other than Sunday, the rate is 8.5 and twice that rate on Sunday. इसका मतलब है संडे को जो रेट मिलेगा वो इसका डबल होगा। लास्ट वीक शी वर्क ए टोटल ऑफ 40 आवर्स। उसने टोटल 40 आवर काम किया इंक्लूडिंग 8 आवर्स इन संडे, बट वर हर अर्निंग फॉर द वीक। 40 उसका टोटल वर्क है, तो इसमें 8 वर्क संडे के हैं, तो संडे का रेट डिफरेंट है और नॉर्मल डेज का संडे के अलावा जो डेज हैं उनका रेट अलग है। तो अगर इसने 8 आवर्स संडे को काम किया तो नॉर्मल संडे के अलावा जो दिन है वो 32 आवर्स इसने काम किया है। तो पहले उसका करें, ये हम कह देते हैं नॉर्मल डेज। नॉर्मल डेज में आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय रेट। आवर्स हैं इसके 32, रेट 8.5, तो टोटल अमाउंट इसकी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करनी। फिर संडे को जो काम किया इसने वो है 8 आवर्स और रेट उसका होगा डबल, इसका डबल, तो 8.5 का डबल कितना हुआ 17, तो ये 17 ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आता है 272 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 136। अब इन दोनों को ऐड कर लें 408, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इन अ शिपमेंट ऑफ 120 machine parts, 5% were defective. In a shipment of 80 machine parts, 10% were defective. For the two shipment combined, what percent of the machine parts were defective? इसके लिए आप टेबल बना लें क्योंकि ये मिक्सचर्स और रेट का क्वेश्चन है। 120 मशीन पार्ट्स 5%, 120 में से 5% डिफेक्टिव है, 80 में से 10%, ये 8 आ गया और ये 6 आ। तो अब हमने परसेंटेज बतानी है। यहाँ x टोटल पार्ट्स हो गए 200 और इनको ऐड करें तो ये बनता है 14, तो x इज इक्वल टू 14 ओवर 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 7%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A rope 40 feet long is cut into two pieces. If one piece is 18 feet longer than the other, what is the length in feet of the shorter piece? अब इसमें हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि एक पीस है x, तो दूसरा क्या होगा 18 फीट लॉन्गर, दूसरा पीस होगा x प्लस 18। अब दोनों की मिलाकर जो लेंथ बनती है वो है 40। तो आप देखेंगे क्या आंसर आया, 40 में से 18 आप निकाल दें तो ये बचता है 22 और x इज इक्वल टू 22/2 इज इक्वल टू 11, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इफ बेसिस पॉइंट आर डिफाइंड so that 1% is equal to 100 basis point, 1% is equal to 100 basis point, then 82.5% is how many basis point greater than 62.5%। अब हमारे से पूछा गया है कि 82.5 इससे कितने बेसिस पॉइंट ज्यादा है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये कितने परसेंट ज्यादा है। तो हम 82.5 में से 62.5 माइनस कर देते हैं, ये आया 20, यानी कि इन दोनों के दरमियान 20% का फर्क है, ये 20% ज्यादा है। तो 1% 100 बेसिस है, तो 20% 20 इंटू 100 यानी कि 2000 बेसिस ज्यादा होगा। तो ये 20% ज्यादा था 82 62.5 से, 82.5 62.5 से 20% ज्यादा था, इसलिए 20 का डिफरेंस आया। अब 20 में 1% 100 बेसिस है, तो 20 जो है वो 2000 बेसिस होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। Which of the following cannot be the greatest common divisor of two positive integers x and y? अब कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो यानी कि x और y को, और वो सबसे बड़ा नंबर।
जी, तो आप ये देखें, और पॉसिबिलिटी पूछी गई, यानी कि जो पॉसिबल ना हो। तो क्या एक्स और वाई का कॉमन डिवाइजर 1 हो सकता है? यस, हो सकता है। जैसे 3 और 5 है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ना ये 3 से होगा ना 5 से, दोनों तो नहीं हो सकते। ये भी और ये भी, इन दोनों को 1 डिवाइड कर सकता है, और कोई इससे बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए ये पॉसिबल है। फिर है एक्स माइनस वाई, तो आप देखेंगे अगर मैं 6 और 3 ले लूं, ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों का डिफरेंस आया 3, और 3 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। अच्छा, फिर है वाई, वाई भी पॉसिबल है, इसको डिवाइड कर सकता है। कैसे डिवाइड कर सकता है? जैसे इसी केस में ले लें 6 और 3, अब ये वाई है ये एक्स है, ये इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, इसलिए ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब रह गया ये, तो आप देखेंगे अगर यही एग्जांपल ले लें हम, तो अगर मैं एक्स प्लस वाई लूँ तो वो तो 9 आता है, 6 + 3, वो ना इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है, इसलिए ये कभी भी कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उन दोनों नंबरों से बड़ा हो जाता है। जब ये दोनों नंबरों से बड़ा हो गया तो ये कॉमन डिवाइजर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। A tank contains 10,000 gallons of a solution that is 5% sodium chloride by volume. If 2,500 gallons of water evaporate from the tank, the remaining solution will be approximately what percent sodium chloride? लेकिन 10,000 गैलन ऑफ सोल्यूशन है जिसमें 5% सोडियम क्लोराइड है, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी लेते हैं, किसमें? 10,000 में। 10,000 में 5% सोडियम क्लोराइड है, तो 2 जीरो खत्म, ये आ गया 500, यानी कि इसमें 500 बाय वॉल्यूम जो है वो सोडियम क्लोराइड मौजूद है। तो बाकी हुआ क्या? इफ 2500 गैलन ऑफ वाटर, अब इसमें से 2500 ऑफ गैलन ऑफ वाटर उड़ गया, तो बाकी क्या बचा वॉल्यूम उसमें? 7500। लेकिन अब आपने ख्याल रखना है कि ये वाटर बचेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड एवेपोरेट नहीं होगा। अब इसमें सोडियम क्लोराइड इतना ही रहेगा, लेकिन बाय वॉल्यूम जो टोटल मिक्सचर है वो चेंज हो चुका है, वो 7500 हो गया, क्योंकि वाटर एवेपोरेट करके खत्म हुआ है, सोडियम क्लोराइड उतने का उतना है। तो अब जब हम परसेंटेज लेंगे पार्ट ओवर होल, ये सोडियम क्लोराइड और ये टोटल क्वांटिटी, और ये इक्वल होगा 6.67 पर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 6 machines, each working at the same constant rate together, can complete a job in 12 days. Days 12, machine 6. How many additional machines, each working at the same constant rate, will be needed to complete the job in 8 days? अब ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब आप इसमें तलाश करें कि इसका इन दोनों एंटिटीज में क्या रिलेशन है। तो हम अननोन के साथ अपर एरो लगाते हैं। अब देखेंगे डेज और मशीन में रिलेशनशिप क्या है, कि अगर मशीन ज्यादा होंगी तो डेज कम लगेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए इसका एरो डाउनवर्ड आ गया। अब एरोज की टेल्स को अब हम दायरे में कर लेते हैं। एरोज की टेल्स को अब हमने दायरे में कर दिया, और उसके बाद इक्वेशन बनती है x/6 इज इक्वल टू 12/8। जो दायरे में चीजें थी वो दोनों ऊपर रखी गई, तो यहाँ से आपके पास आता है 12/8 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये आंसर है 9 मशीन, यानी कि इस टोटल वर्क के लिए 9 मशीन चाहिए, जबकि 6 मशीन ऑलरेडी मौजूद हैं, और पूछा हमारे से गया है कि एडिशनल मशीन कितनी चाहिए। तो 6 ऑलरेडी मौजूद है, 9 चाहिए, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3 एडिशनल मशीन की जरूरत होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।